साथियों, जनगणना 2026-27 में क्यों कराई जा रही है? जब जनगणना 2021 में नहीं हो पाई तो क्रमागत जो क्रम चल रहा था उसके हिसाब से 2031 में जनगणना कराई जानी अपेक्षित थी। लेकिन 2026-27 में जनगणना क्यों कराई जा रही है? इस प्रश्न का विश्लेषण करने के लिए हमें 5-6 बातों पर ध्यान देना होगा। पहला, जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 पर। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 82 पर। और तीसरा, संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है, और 84वां 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 का, और 87वां संविधान संशोधन 2003 का भी देखा जा सकता है। और फिर हमें देखना होगा नई संसद के निर्माण का जो प्रसंग है उसे, और हमें देखना होगा जनसंख्या नीति का जो मसला है वह कितना प्रभावित करता है। ये जो 5 बिंदु हैं, इन 5 बिंदुओं पर जब चर्चा करेंगे तब हम इस प्रश्न के विस्तृत और व्याख्यात्मक उत्तर तक पहुंचेंगे कि आखिर 2026-27 में जनगणना क्यों कराई जा रही है, 31 में नहीं। तो आइए हम क्रमशः देखते हैं। देखें, धारा 3 जो जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 है वह क्या कहती है? धारा 3 के अनुसार भारत सरकार भारत शासित क्षेत्रों में आदिवासी जनता के लिए जनगणना कराने का अधिकार रखती है। इस हेतु भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी करके समय और स्थान निश्चित कर सकती है। ऐसा जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 में उपबंधित है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि भारत सरकार इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह 10 वर्ष पर जनगणना कराए, कि 15 वर्ष पर जनगणना कराए, कि हर साल जनगणना कराए। तो जो 150 वर्षों का गौरवपूर्ण इतिहास है हमारे जनगणना का, जो 1872 की गैर समकालिक और 1881 की समकालिक जनगणना से शुरू होकर के प्रत्येक 10 वर्ष पर 1881 से लगातार चलती आ रही थी, वह 2011 तक लगातार 10-10 वर्ष के अंतराल पर चली। तो ऐसा ये प्रतीत होता रहा कि हर 10 वर्ष पर ही जनगणना होगी। तो 2021 में जनगणना कोविड-19 के कारण नहीं हो पाई, तो 2031 में होती, लेकिन बीच में ही 2026-27 में जनगणना क्यों कराई जा रही है? धारा 3 जो जनगणना अधिनियम 1948 की है वह तो इस बात की स्वतंत्रता देती है, इससे भी ये बात हल हो जाती है। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। फिर देखें, धारा 82 संविधान के अनुच्छेद 82 में क्या है? अनुच्छेद 82 में उल्लिखित है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा में जो राज्यों के लिए आवंटित लोकसभा की सीटें हैं उनका पुनः परिसीमन करके पुनः निर्धारण किया जाए। अनुच्छेद 82 में यह लिखे हुए होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि एक लंबे अंतराल से यह पुनर्निर्धारण सीटों का नहीं हुआ, पुनः परिसीमन नहीं हुआ। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें संविधान में किए गए 2 महत्वपूर्ण संशोधनों पर नजर डालनी पड़ती है। 42वां संविधान संशोधन 1976 वह कहता है कि जनगणना जो 1971 की हुई थी उसके आधार पर लोकसभा की सीटों का जो परिसीमन हुआ था उसे ही बनाए रखा जाए 2001 तक। और यह जो है कहने का अभिप्राय ये हुआ कि 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का परिसीमन जो है उसे फ्रीज किया जाए, उसे ही स्थिर रखा जाए, उसे परिवर्तित न किया जाए 2001 तक। यह बात कही गई 42वें संविधान संशोधन 1976 में। किंतु 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 84वां संविधान संशोधन आया 2001 में, उसमें इस समय सीमा को और बढ़ा दिया गया। कहा गया कि अब 1971 की ही जनगणना के आधार पर जो लोकसभा की सीटों का परिसीमन था उसे 2025 तक स्थिर रखा जाए, अर्थात 2026 के बाद होने वाली किसी भी जनगणना के आधार पर जो आंकड़े आ रहे हैं उसके आधार पर क्षेत्रों का परिसीमन किया जाए। तो मैं चर्चा कर रहा था कि एक और संविधान संशोधन इसी मसले पर आया, वह आया 2003 में, 87वां संविधान 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसने कहा कि भाई जो राज्यों के अंदर सीटें
आवंटित हैं राज्यों को, जो लोकसभा के अंदर सीटें आवंटित हैं, राज्यों में अपना लोकसभा सीट का परिसीमन है, उस परिसीमन को बदला जा सकता है, किंतु संख्या नहीं बदलेगी। क्षेत्र को पुनर्विन्यसित किया जा सकता है, लेकिन उसकी संख्या एज इट इज रहेगी। यह जो है कि सुविधा 87वें संविधान संशोधन 2003 ने दी। तो ये 3 संविधान संशोधन हुए। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये तीनों संविधान संशोधन किए क्यों गए? तो इसका उत्तर ढूंढने के लिए हमें जनसंख्या नीति, जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है भारत में, जो 1952 से लागू है और पूरी दुनिया का यह पहला कार्यक्रम था जो राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश ने इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए जनसंख्या नियोजन, परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया 1952 में। तो उसमें जो है कि जैसा कि आप जानते हैं, भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो परिवार नियोजन कार्यक्रम के माध्यम से एक स्थिर जनसंख्या को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। यद्यपि वह लक्ष्य अभी भी प्राप्त नहीं हुआ है। वह लक्ष्य ऐसा अनुमान किया गया विविध आंकड़ों के आधार पर 2040 में प्राप्त होगा, फिर वह हो सकता है 2060 में प्राप्त हो, स्थिर जनसंख्या जिसे कहते हैं। लेकिन 2025 में एक लक्ष्य हासिल हो चुका है। वह क्या है? प्रजनन दर 2.1, जिसे रिप्लेसमेंट लेवल कहा जाता है। यानी रिप्लेसमेंट लेवल जनसंख्या का जो है प्राप्त किया जा चुका है, प्रजनन दर 2.1। अतः इसे उपयुक्त माना जा रहा है कि ठीक है, अब हम 2025 के पश्चात यानी 2026 के पश्चात जो संविधान संशोधन 84वां किया गया था, उसको लागू कर सकते हैं। कि 84वें संविधान संशोधन ने कहा 2026 के बाद होने वाली किसी भी जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर लोकसभा में राज्यों के लिए सीटों का पुनर्निर्धारण किया जा सकता है। तो अब प्रजनन दर 2.1 प्राप्त हो चुकी है, जिसे रिप्लेसमेंट लेवल कहा जा रहा है जनसंख्या का। तो इसके आधार पर हम जो है सीटों का पुनर्परिसीमन करके संख्या, जो जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या निर्धारित होती है राज्यों के लिए, उसे पुनः निर्धारित कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न इसी पर यह है कि आखिर इतने समय तक किसने रोका और क्यों रोका? तर्क क्या था? तो तर्क ये था कि वे राज्य जो जनसंख्या नीति के लिए जो अपेक्षित लक्ष्य रखे गए हैं, उन पर जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी जनसंख्या तो बहुत तेजी से नियंत्रित हो रही थी। लेकिन जो राज्य उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, उनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत बढ़ती जा रही थी। क्योंकि सीटों की संख्या जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या के आधार पर निश्चित होती, तो अगर परिसीमन करके सीटों का पुनर्निर्धारण इन बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर किया जाता, तो वे राज्य जो जनसंख्या नीति पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें अपने बेहतर प्रदर्शन के कारण नुकसान उठाना पड़ता। और जो राज्य जनसंख्या नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के पैमाने पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, उन्हें लोकसभा में सीटों का फायदा होता। तो अच्छा प्रदर्शन करने वाले को नुकसान हो और कम अच्छा प्रदर्शन करने वाले को फायदा हो, यह जो है कि त्रुटि न होती। इस त्रुटि से बचाने के लिए उन राज्यों ने ये मांग की और उसे न्याय संगत भी माना गया कि हमें भाई नुकसान नहीं होना चाहिए लोकसभा में अपनी सीटों का, इसलिए इसे अभी रोका जाए। तो 42वां संविधान संशोधन आया, फिर 84वां संविधान संशोधन भी आया और उसे लागू रखा गया कि 1971 की जनगणना के आधार पर जो परिसीमन है, उसे ही 2026 तक के लिए स्थिर रखा जाए, फ्रीज किया जाए। तो अब जब 2025 में 2.1 की जनगणना जन्म दर प्राप्त है और यह रिप्लेसमेंट लेवल है, तो यह उपयुक्त माना जा रहा है कि नहीं, अब जो जनगणना होगी उसके आधार पर परिसीमन किया जा सकता है। तो इस कारण से 2026 में जनगणना कराई जा रही है। और 31 तक क्यों नहीं रुका गया, उसके पीछे के 2-3 और तर्क हैं। पहला, आगामी लोकसभा चुनाव 2029 में होने हैं। अगर इसी समय 26 में चुनाव ये जनगणना करा ली जाती है, तो उस चुनाव से पहले हमारे पास परिसीमन करने का समय है और उसके आधार पर सीटों के पुनर्निर्धारण का समय है। और यह 29 की चुनाव में इस जनगणना के आधार पर जो व्यवस्थाएं बदलेंगी, उन्हें लागू किया जा सकता है। एक बात ये। दूसरा यह कि जो पुरानी संसद थी, उसमें 550 प्लस सांसदों के बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन जो नई संसद बन गई है, वह नए परिस्थितियों को समायोजित करने के लिए बनाई गई। नई जो संसद है, वह 2026 के बाद जो सीटों का पुनर्निर्धारण होगा, उसे समायोजित करने के लिए पहले से तैयार हो चुकी है। अर्थात अब जो नई संसद है, उसमें
888 सांसद लोकसभा में एक साथ बैठ सकते हैं। 900 सांसदों के बैठने की जो व्यवस्था नई लोकसभा ने कर रखी है, नई संसद ने कर रखी है, वह भी इस बात के लिए जो है कि तत्पर प्रतीत होती है कि 2026 की जनगणना करा ली जाए। संसद तैयार है, बैठक की व्यवस्था तैयार है। और एक तर्क यह भी कि जब 2011 के पश्चात 2021 की जनगणना नहीं कराई जा सकी, तो अगली जनगणना अगर 2031 में कराई जाएगी 31 में, तो 20 वर्षों का लंबा अंतराल हो जा रहा है। और यह 20 वर्षों का लंबा अंतराल भारत जैसे बहुत ही तीव्र गति से विकास कर रहे राष्ट्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि विकास की बहुत सारी योजनाएं और नीतियां जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर तय होती हैं, और 20 वर्ष पुराने आंकड़े हमारे बहुत सारी परियोजनाओं, बहुत सारी नीतियों के लिए पर्याप्त संगत नहीं है। इसलिए अब 15 वर्ष का अंतराल ही ठीक, इस अंतराल पर ही हम जनगणना करा लें। तो हम देखेंगे कि आने वाली जो जनगणनाएं होंगी वो 2031, 2041 में न होकर के 2036, 2047 में होंगी, और अब जो अंतराल होगा वो पुनः 10 वर्ष वाला 2026 के क्रम में बढ़ता जाएगा। ये भी देखने को मिलेगा। तो ये समस्त पृष्ठभूमि है, ये समस्त वो बातें हैं जिनके कारण 2026-27 में जनगणना कराई जा रही है, और यह पर्याप्त रूप से उचित है और उपयुक्त है। ऐसा भारत सरकार मानती है, ऐसा आप भी मानते होंगे, ऐसा हम भी मानते हैं। तो आइए हम सभी 2026-27 की जनगणना में शामिल हो और आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।